हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री का जो सीरीज देख रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे ज्योग्राफी। आज हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री और साइंस, हिस्ट्री का 2 चैप्टर कर चुके हैं और साइंस का 1 चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, एक ज़रूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इस बुक में कहीं कहीं एरर है, ठीक है ना, उसको हम सही करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा उसमें समय भी लग जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली बुक उठाते हैं और आपको करा देते हैं, ऐसा भी नहीं है। पहले हम उसको खुद देखते हैं, ठीक है, ताकि कहीं से एरर नहीं आपके पास गलत तक नहीं जाए। क्योंकि अगर आपके पकड़ में नहीं आ रहा होगा एरर तो आप उससे गलत ही आंसर मैंने पढ़ लेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे गलत और एग्ज़ाम में अगर वही आ गया क्वेश्चन तो फिर परेशानी आपकी वहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि आप गलत पढ़े रहेंगे तो गलत ही मारेंगे। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको सही करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसमें समय भी लग रहा है और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि 100% क्या करें, रेक्टिफाई कर दें, ठीक है। चूँकि अभी तक हमें हिस्ट्री में भी एरर मिल चुका है, साइंस में भी एरर मिल चुका है, ठीक है ना। अब ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी में भी जहाँ एरर होगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। आप अपने स्तर से वहाँ सही कर लीजिएगा, चाहे आपके अपने बुक में लिख लीजिएगा जहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आपको क्या कीजिएगा कि एक कहीं अलग से एक पेज लेकर वहाँ पेज नंबर दे करके क्वेश्चन नंबर दे के राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है ना, जो आपको बताना ज़रूरी था। क्योंकि हमें कई बार बुक में एरर मिल चुका है और हमने उस जगह पे आपको बताया भी कि यहाँ पे एरर है। चलिए, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे देखेंगे। और हम लोग आज पहले 10th का एनसीईआरटी करेंगे, 10th, फिर 9th करेंगे, फिर 8 करेंगे, रिवर्स क्रम में करते हुए 6 अब तक आएंगे। उसके बाद फिर 11 12th करेंगे। चूँकि 6 to 10 सबसे पहले मेरा मोटो है कि 6 to 10 अच्छी तरह से कंप्लीट हो, उसके बाद 11 12th, ठीक है ना, भी हम लोग करेंगे। तो बिना समय गवाए देखते हैं हम लोग इसमें कि क्या दिया है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्लास अरेंज करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया है। इस बुक में जो भी क्वेश्चन बना हुआ वो एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वन डे टाइप्स जो भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन का को जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आप बीपीएससी टीआरई 4 दे लीजिए, पीसीएस दे लीजिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम, यदि आप टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये 2 तरह से काम करेगा। एक तो आपको कॉमन पेपर जो 40 नंबर का होता है, उसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, वहाँ आपके लिए एक तो कारगर है। और दूसरा, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है ना, तो उसमें जो आपको 40 नंबर का पूछा जाता है आपके लिए वहाँ, तो यानी कि 40 वो हो गया आपका, प्लस 8 नंबर इधर हो गया, यानी कि 48 नंबर। टोटल कितना नंबर? 48 नंबर आपके लिए इसमें कवर हो जाएगा आसानी से। और जिनका कॉमन पेपर होगा, जिनके सिर्फ 8 नंबर पढ़ना होगा, जिनका मेन सब्जेक्ट में ज्योग्राफी नहीं होगा, उनके भी लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस सीरीज कंटिन्यू करते हैं। इसको क्या दिया है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा। देखिए, हमारा फर्स्ट अध्याय क्या है? संसाधन एवं विकास, ठीक है ना। देखिए, क्लास 10th है, क्लास 10th का ज्योग्राफी है और इसमें फर्स्ट हमारा अध्याय है संसाधन एवं विकास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि जैव और अजैव का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो जैव और अजैव का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये ऑप्शन दिया स्वामित्व के आधार पर, बी दिया विकास के आधार पर, ऑप्शन सी दिया समावेयता के आधार पर और ऑप्शन डी दिया उत्पत्ति के आधार पर। तब इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है कि जैव और अजैव के बारे में पूछा है। जब जैव और अजैव के बारे में पूछे तो इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो इसका वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया? उत्पत्ति के आधार पर। कैसे? अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जब पूछा है कि जैव अजैव का वर्गीकरण, ये उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। इसमें बात करता है अगर स्वामित्व के आधार पर, अगर यही स्वामित्व के आधार पर पूछा रहता तो इसमें स्वामित्व के आधार पर 4 तरह का वर्गीकरण है, जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यह हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। वही समावयवता के आधार पर पूछता है तो समावयवता के आधार पर भी दो तरह का वर्गीकरण, एक तो नवीकरण योग्य, दूसरा अनवीकरण योग्य, ठीक है।
और एक विकास के आधार पर। विकास के आधार पर पूछता तो विकास के आधार पर भी 3 तरह का, एक संभावी होता, एक संभावी, दूसरा विकसित भंडार और तीसरा होता संचित कोष। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वर्गीकरण दिया गया और उत्पत्ति के आधार पर तो 2 दिया ही है, जैव और अजैव का चर्चा यहाँ किया ही है। ठीक है। तो चलिए इसके व्याख्या में देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या लिखा है। लिखा है कि इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कैसे? तो दिया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन होगा? जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या होगा? जैव और अजैव होगा। देखिए कौम दिया है समावयवता के आधार पर अनवीकरण, अनवीकरण और नवीकरण योग। और स्वामित्व के आधार पर दिया है व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। और विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन दिया? संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष, है ना। इससे पहले हम लोग अभी इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि प्रथम रियो, क्या दिया है? प्रथम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कतई किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन दिया 1990, 1992, 1991 और 1993। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। 1992 ये हुआ कब था? जून 1992 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1992। चलिए आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या दिया है। इसका व्याख्या दिया है जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। ठीक है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य से क्या है? उद्देश्य एक घोषणा है। उद्देश्य क्या है? एक घोषणा है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 21वीं सदी, ऑप्शन बी दिया है 21 मुद्दा, 21 सी दिया है 21 लक्ष्य और डी दिया है 21 हस्ताक्षर। क्वेश्चन कहता है कि एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या अर्थ है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य से एक घोषणा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21वीं सदी। क्या होगा? 21वीं सदी। इसका सही आंसर क्या होगा? 21वीं सदी। ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है कि सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी दिया ना, यहाँ 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास, क्या दिया है? सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। कब स्वीकृति प्रदान की गई? 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को क्या कर दी गई? स्वीकृति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एजेंडा 21 डैश में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुई थी। क्या है? ऑप्शन दिया यूएनओ, यूएनसीईडी और डी दिया है यूएनआईसीईएफ। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा यूएनसीईडी। क्या होगा? यूएनसीईडी। इसका सही आंसर क्या होगा? यूएनसीईडी। देखिए आइए इस यूएनसीईडी के बारे में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका डिटेल्स देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विश्व सम्मेलन, क्या दिया है? विकास सम्मेलन यूएनसीईडी के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृति पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास हासिल करना। क्या करना? इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, सतत क्या करना? हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? भारत के किस राज्य में कोयले
और खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। चलिए इसका देखते हैं, इसका क्या लिखा है, ऑप्शन क्या दिया है। इसका ऑप्शन दिया है नंबर 1 लिखा है झारखंड, ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है झारखंड, बी लिखा है बिहार, सी लिखा है उत्तर प्रदेश और डी लिखा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, झारखंड, क्योंकि झारखंड में ही सबसे ज़्यादा कोयला मात्रा का जो भी खनिज का भंडार है, ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में वहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। आइए इसके बारे में क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है ना। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की क्या है, कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल जो संसाधन है कहते प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बट वहाँ किसकी कमी है, तो वहाँ मूल विकास की कमी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 दिया है, 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 नंबर में क्या कहता है, 6 नंबर में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया, राजस्थान में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में क्या कहता है, राजस्थान में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की क्या है, कमी है। सेकेंड दिया, अरुणाचल प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। उपयुक्त में से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन दिया केवल 1, केवल 2, उपयुक्त में से दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर, सही आंसर होगा ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब कैसे होगा, तो आइए इसको देखते हैं। राजस्थान के बारे में बात किया है, राजस्थान के बारे में जो कह रहा है कि राजस्थान में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है, ये गलत लिखा है। ये स्टेटमेंट राजस्थान के बारे में गलत लिखा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा की संपन्नता है, ठीक है ना, मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहता है राजस्थान में किसकी, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संपन्नता है परंतु जल संसाधन की कमी है। यहाँ किसकी कमी है, यहाँ जैसे लिखा है ना मूल विकास की कमी है, तो मूल विकास की कमी यहाँ नहीं है। मूल विकास की कमी अरुणाचल प्रदेश में है। राजस्थान में किसकी कमी है, तो राजस्थान में आपको जल संसाधन की कमी है, ठीक है। और इसकी यहाँ संपन्नता किस चीज़ की है, तो सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा की। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड में कहता है अरुणाचल प्रदेश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। देखिए अब ये उल्टा लिख दिया है, ये राजस्थान अरुणाचल प्रदेश में लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है अरुणाचल प्रदेश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। देखिए ये भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये भी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की संपन्नता है परंतु जो आधारभूत संरचना की कमी है। इसके बारे में सही, अरुणाचल प्रदेश के बारे में सही स्टेटमेंट क्या होगा, इसका सही क्या होगा इसका, तो अरुणाचल प्रदेश में किसकी संपन्नता है, तो वहाँ जल संसाधनों की संपन्नता है। किसकी संपन्नता है, जल संसाधन की, और परंतु कमी किसकी है, तो संरचना, जो आधारभूत संरचना है उसकी कमी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट में क्या है, गलत है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, सत्य कथन पूछ रहा है तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य है, ठीक है। यानी कि दोनों को दोनों क्या है, गलत है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या लिखा है। इसके बारे में लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु मूल विकास की कमी है, लिखा है ना। राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को क्या है, वहाँ कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सप्तवर्ष स्वाधीनता के बाद, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया था। स्वाधीनता के बाद भारत में, किसके बाद, कहता स्वाधीनता के बाद भारत में, कहाँ, तो भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया। तो ऑप्शन दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथा पंचवर्षीय योजना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए इसके व्याख्या में क्या लिखा है, तो स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ही क्या किया था, प्रयास किए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया था, प्रयास किया गया था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है, संसाधन के संरक्षण पर 8 नंबर क्या कहता है, संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका वाक्य, यह किसका वाक्य है? जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, बी.आर. अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का? आप कमेंट करके आंसर बताइए कि यह किसका है। ये है महात्मा गांधी का। ये बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने कही थी कि हमारे पास जो है, क्या कहे थे इन्होंने, कहा था महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ का उदाहरण में दिया है, देखिए यहाँ लिखा है, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। लेकिन पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। उनके क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या दिया है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल? तो ऑप्शन दिया है डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, सुमेसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सुमेसर। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? सुमेसर। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये पुस्तक सुमेसर को द्वारा कब लिखी गई थी। ठीक है, आपको ईयर लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर डाल के वहाँ ईयर पिन करना है कि कब लिखी गई थी पुस्तक। चलिए आइए देखते हैं इसका व्याख्या लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। क्या किया गया? मूलाधार योगदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। सेकेंड कहता है, ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है केवल एक और दो, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से यहाँ उपयुक्त में से कोई एक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो, दोनों दिया है। कौन कौन दिया है? एक और दो, दोनों। कैसे? देखिए 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड कहता है ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये भी बात सही है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या क्या देखते हैं। व्याख्या क्या दिया है? इसका व्याख्या दिया है 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्टर ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, क्या दिया है? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 यानी ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और क्लास देखने के बाद आप अपने कुछ दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि भारत में लगभग 30% भू क्षेत्र मैदान है,
भारत में कितने प्रतिशत बता रहा है? 30%, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए क्या है? सुविधाजनक है। सेकेंड दिया है कि पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 43% भूभाग पर विस्तृत है। थर्ड कहता है देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ हमें असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया केवल एक, 2, 3। ऑप्शन सी दिया उपयुक्त में से कोई दो, और टी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इसका देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या कहता है? तो यहाँ दिया कि भारत में लगभग 30% भू क्षेत्र पर मैदान है जो कृषि और उद्देश्य के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। ये गलत है। मैदान की बात करें तो मैदान 30% पर नहीं बल्कि 43% पर मैदान है। ठीक है ना। यहाँ जो 30% लिखा है, इस हिसाब से ये गलत है। 30% जगह कितना लिखता? 43%। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। सेकेंड नंबर कहता है, सेकेंड में पर्वत पूरे भू क्षेत्र पर 43% भाग पर विस्तृत है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। चूँकि पर्वत कितना है? तो पर्वत हमारा है 30% भाग पर। पर्वत कितना प्रतिशत भाग पर है? 30% भाग पर। ठीक है ना। तो इस हिसाब से सेकेंड नंबर भी ऑप्शन गलत है। थर्ड कहता है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। ये स्टेटमेंट सही है। 27% जो है पठार है। ठीक है ना। तो उपयुक्त में से पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला और दूसरा। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के पूछ रहा है ना। तो असत्य कथन में उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। क्या है? शोषणात्मक प्रवृत्ति क्या है? जिम्मेदार है। यहाँ उस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई दो। उपयुक्त में से कोई दो गलत है। ठीक है, असत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड मेरा गलत है, थर्ड नंबर मेरा सही है। ठीक है। चलिए आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसमें व्याख्या क्या दिया है? तो व्याख्या कहता है कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है ना। दिया है देखिए, 43% मैदान क्या है? भू क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग पर विस्तृत है पर्वत। और वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। क्या दिया है? पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का क्या है? अपार संचय कोष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन दिया है 31.8, 30.8, 33.8 और 32.8। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है? कितना लाख वर्ग किलोमीटर पूछ रहा है। तो ये होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कैसे? तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके बारे में क्या है? जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारत देश में राष्ट्रीय वन नीति। क्या दिया? भारत देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत डैश प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। कितना होगा? ऑप्शन ए दिया है 23। क्या दिया है? 23 यानी कि 23। ऑप्शन बी दिया 33%, सी दिया 44% और 32%।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33%। क्या होगा? 33%। चूँकि आप जब पढ़ेंगे किताब में तो 33% भौगोलिक क्षेत्र क्या है? वांछित है, ये सही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके बारे में क्या लिखा है? तो इसके बारे में लिखा है हमारा देश, जो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, ठीक है ना। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, कहता है कि 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिनकी तुलना में वन के अंतर्गत जो है क्षेत्र काफ़ी कम है, और वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका पर इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक जो भाग है, एक भाग बंजर भूमि और दूसरा कहता है गैर कृषि, दूसरा क्या? गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। कहा कि भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि, एक भाग क्या? बंजर भूमि, और दूसरा भाग क्या कहता है? गैर कृषि, दूसरा भाग क्या कहता है? गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित हैं? ऑप्शन दिया 13, 14, 12, 11। तो हमारा सही आंसर होगा 13 जो करोड़ हेक्टेयर भूमि है निम्नलिखित है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इस समय इसमें लिखा, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है? निम्नलिखित है। इसमें से 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। 56% भूमि क्षेत्र जो है 56% क्षेत्र जो है जल अपर्दित है, और शेष क्षेत्र क्या है? लवणीय है और क्षारीय। शेष क्षेत्र क्या है? लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। क्या की है? भूमि के निम्नीकरण में क्या की है? मुख्य भूमिका निभाई है। 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। सेकंड कहता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति खनन है। और थर्ड कहता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति पशुचारण है। अब क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में केवल 2 और 3, ऑप्शन बी दिया है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी दिया है उपयुक्त में से कोई 2, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या दिया है? तो आइए चलिए स्टेटमेंट देखते हैं इसके लिए कि क्या दिया है। फिर से एक बार, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। ये बिल्कुल सही बात है, ये राइट है, क्योंकि यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में वनोन्मूलन जो है उसका मुख्य कारण क्या है? निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन ही है। ये बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। सेकेंड नंबर में कहता है, और हमको पूछ क्या रहा है? हमको असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो सत्य हो गया। सेकेंड कहता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति खनन है। ये गलत है, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। यहाँ जो भूमि का जो निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो अति खनन नहीं, इसका निम्न कारण है पशुचारण। क्या है? पशुचारण है, ठीक है। क्या है? पशुचारण है। तो ये इस हिसाब से ये कहता है स्टेटमेंट क्या हो गया? ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। थर्ड कहता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक पशुचारण है। ये भी क्वेश्चन गलत है। क्या है? ये भी क्वेश्चन क्या है? गलत है। कैसे? क्योंकि यहाँ जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यहाँ अति सिंचाई है। क्या है? अति सिंचाई, यानी अधिक सिंचाई कहिए इसको, अधिक सिंचाई। यहाँ अधिक सिंचाई के कारण यहाँ की भूमि जो क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का जो है मतलब छनन होता है, हनन होता है, निम्नीकरण का मुख्य कारण है यहाँ,
ठीक है। वनोन्मूलन का जो मुख्य कारण है यहाँ अधिक सिंचाई है। कहाँ? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उस हिसाब से हमारा ये भी आंसर क्या है? गलत हो गया। यहाँ मेरा सही, पहला तो सही था, दूसरा गलत था और तीसरा भी गलत था। और हमें को पूछ क्या रहा है? असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 और 3। चूँकि असत्य कथन कौन कौन है? 2 भी असत्य है और 3 भी असत्य है। फर्स्ट पहला तो सही है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं कि इसका व्याख्या क्या दिया है। इसका व्याख्या लिखा है, इसकी लिखा है कि खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। क्या बना है? निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, ठीक है ना। और कहता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का क्या है? देखिए यहाँ अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन और है, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं रखेंगे, यहीं हम अपना क्लास समाप्त करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चूँकि अभी हम लोग TRE4 के लिए हम अच्छा क्लास अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का कमी रहता है, इस वजह से हम आपके लिए जितना बेटर हो सकता है हम उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं और आपको लगता है कोई सजेशन आप देना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि कहीं सुधार की ज़रूरत है तो आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और क्लास देखने के बाद आप अपने कुछ दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुँचे, उनको भी लाभ मिले। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।